25 मई 2024 को हरियाणा में तमाम 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। एक तरफ देश में 4 जून को नई सरकार बनने जा रही है। केंद्र की राजनीति को साधने के लिए तमाम राजनीतिक दल जोर आजमाइश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हरियाणा सरकार पर सियासी खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, जिस तरीके से पिछले दिनों नायब सिंह सैनी को हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने कुर्सी पर बैठाया था, लेकिन उसके बाद तुरंत 2 विधायकों ने इस्तीफा दिया। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उसके साथ साथ हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे यहां रणजीत चौटाला ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव से पहले ही नायब सिंह सैनी सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ा दी थी, क्योंकि ये सदस्य 88 बन गए थे 90 से आकर के। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी हाईकमान की कोशिश ये थी कि यदि कोई निर्दलीय विधायक पार्टी को छोड़कर या पार्टी से समर्थन वापस लेता है तो इसका असर हरियाणा में विधानसभा चुनाव तक सरकार पर देखने को ना मिले। लेकिन इसके तुरंत बाद जिस तरीके से कल मतदान के दौरान जब आकस्मिक निधन हो जाता है गुरुग्राम की बादशाहपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद का, उसके बाद हरियाणा में सियासी सनसनी और भी ज्यादा फैलती हुई नजर आ रही है। इस वक्त देखा जाए तो हरियाणा विधानसभा में इस वक्त 87 सदस्यों की यहां पर मौजूदगी है और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार बचाए रखने के लिए कम से कम 44 विधायकों की आवश्यकता है। लेकिन ये आंकड़ा यहां पर पूर्णतः संपन्न नहीं होता नजर आ रहा है और आंकड़ा यहां पर 42 विधायकों के समर्थन का बैठता है। ऐसे में विपक्षी दल यहां लगातार फ्लो टेस्ट की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। राज्यपाल को लगातार चिट्ठियां लिखी जा रही हैं और हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ाने का काम विपक्ष करता नजर आ रहा है। न्यूज रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। तमाम सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आगे आने वाले वक्त में किस तरीके के सियासी समीकरण बन सकते हैं। माही मेरे साथ मौजूद हैं। माही, किस तरीके से देखती हैं यहाँ पर जिस तरीके से आकस्मिक निधन हुआ है राकेश दौलताबाद का, उसके बाद जो है नायब सिंह सैनी के सामने ये चुनौती बन गई है कि यहाँ पर जो है बहुमत परीक्षण के लिए या बहुमत साबित करने के लिए तमाम जो है 44 विधायकों का समर्थन जो है जुटाना जरूरी है, लेकिन ये संख्या जो है 42 पर आकर अटक जाती है। क्या विपक्ष कोई बड़ा खेला कर पाएगा? जी बिल्कुल, देखिए इसके पहले दुष्यंत सिंह चौटाला ने जब ये सब बातें निकल कर नहीं आ रही थी, जब उनका आकस्मिक निधन नहीं हुआ था, उसके पहले भी दुष्यंत चौटाला ने फ्लो टेस्ट की मांग कर दी थी और उनको पता है कहीं ना कहीं कि 10 विधायक उनके पास हैं और निर्दलीय जो विधायक ने 2 विधायकों ने खेला किया है, वैसे में पूरा खेल बिगड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए कांग्रेस पार्टी और दुष्यंत सिंह चौटाला काफी कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये पूरा मामला देखने को मिल रहा है। वैसे में माना यही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और नायब सैनी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके पहले आपने देखा कि किस तरीके से दुष्यंत चौटाला ने पहले ही नायब सिंह सैनी पर सवाल उठा दिए थे कि वो एक अच्छे और बेहतर मुख्यमंत्री नहीं है। ऐसे में एक अच्छे और बेहतर मुख्यमंत्री की हरियाणा में जरूरत है, जिसकी वजह से ये पूरा मामला अब कहीं ना कहीं तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है दिनेश। लेकिन अगर बात कर लिया जाए 42 विधायकों की जिस तरीके से आपने चर्चा की, तो माना यही जा रहा है कि अगर कांग्रेस के पास 1-2 विधायक और खेला करते हुए नजर आते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का तख्ता पलट हो सकता है और कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में आ सकती है और हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा उथल पुथल देखने को मिल सकता है। हरियाणा की राजनीति में आगामी वक्त में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक तरफ जननायक जनता पार्टी हुड्डा को समर्थन देने को आतुर दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ यहां बीजेपी की सरकार को धराशायी करने के तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो हरियाणा में तमाम 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीत के दावे कर रही है। इन जीत के दावों में कितना दम नजर आएगा ये तो 4 जून को पता चल जाएगा, लेकिन तमाम जो सियासी समीकरण है इस तरीके से बनते नजर आ रहे हैं कि हरियाणा में आगामी 3 महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में यदि नायब सैनी अपना विश्वास खोते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका हरियाणा में लग सकता है। अक्षय मेरे साथ मौजूद है। अक्षय, किस तरीके की सियासी समीकरण जो इस वक्त हरियाणा में दिखाई दे रहे हैं, क्या विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक अंडरडॉग पार्टी की तरह जाने वाली है? जी बिल्कुल दिनेश, इस बात में कोई दौराय नजर नहीं है। आप देखिए अब तक जो तमाम आंकड़े निकल करके सामने आए, खास तौर पर पूरे लोकसभा चुनाव को लेकर, उसमें अगर आप उत्तर भारत की बात करें, उत्तर भारत के कई राज्यों की बात करें जिसमें उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ बिहार, कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल, थोड़ा अगर हम यहाँ पूरब की दिशा में चलेंगे, साथ में कहीं ना कहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा, ये उन राज्यों में इकलौता राज्य है उत्तर भारत के जहां बीजेपी को झटका लग रहा है। झटका इस लिहाज से लग रहा है, आप 2019 के आंकड़ों पर गौर करेंगे तो प्रदेश की सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। वहीं बिहार,
साथ में इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन राज्यों की भी लगभग 70% से ज्यादा सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। वहीं हरियाणा की सभी सीटों पर, लेकिन अब के जो यहाँ पर तमाम समीकरणों के आधार पर आंकड़े निकलकर सामने आ रही हैं, वो सबसे बड़ा झटका उत्तर के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में ही देते नजर आ रहे हैं। आप इस पर अगर गौर करेंगे, दो प्रमुख चीजें यहाँ पर नजर आती है। सबसे तो पहले जो प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर की सरकार के खिलाफ या बीजेपी सरकार के खिलाफ बीते 9.5 सालों में एंटी इनकम्बेंसी बनी है, वो इस साल होने वाले साल के आखिर में राज्य की विधानसभा चुनावों में बड़ा मुद्दा बन रही है। और जो बड़ा मौका बन के सामने आई है यहाँ कांग्रेस वाले इस इंडिया गठबंधन के लिए। अब वहां इंडिया गठबंधन विधानसभा लड़ेगा या कांग्रेस, शायद वक्त ही बताएगा। अक्षय, रोकना चाहूंगा, 10 सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ है। बीजेपी के लिए क्या 2019 से बेहतर या उसके बराबर आंकड़े आ सकते हैं, या कहीं ना कहीं निराशा हाथ लग सकती है? देखिए दिनेश, अगर तमाम जो बातें निकलकर सामने आई है, जो जिस प्रकार से SPN 9 न्यूज की टीम लगातार सक्रिय रही, लोगों से जो हमने बातचीत की, जो लोगों का यहाँ हमें रवैया जानने को मिला, लोगों की जो प्रतिक्रिया जानने को मिली, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनावों की तुलना में अब की बार हरियाणा से निराशा हाथ लगती नजर आ रही है। और निराशा का आलम ये हो सकता है कि 10 नहीं, यहाँ 4, 5 और 6 सीटों तक भी झटका लगने की संभावना है। बहरहाल अब वाकई में झटका लगेगा, या जो बात आपने यहाँ पर कही क्या पिछली बार से भी बेहतर होगा, ये तो मुझे लगता है 4 जून की तारीख ही सही बताएगी। बिल्कुल, 4 जून की तारीख का इंतजार करना होगा, जब देश के मतदाता अपने यहाँ पर MP और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री का चुनाव करने के लिए कहीं ना कहीं बेसब्री से उस चीज का इंतजार कर रहे होंगे। अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। अमन जी, नायब सिंह सैनी, क्या यहाँ पर बीजेपी हाईकमान की तरफ से एक ऐसा मोहरा बनाया गया कि जिनको आगे पेश कर दिया जाए, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, क्या यहाँ पर नायब सिंह सैनी 3 महीने तक सरकार को ठीक ठाक चला पाएंगे? देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि नायब सिंह सैनी का नाम निकल के आने का मतलब यही था, किसी के ऊपर कांटो भरा ताज रखना है तो वो नायब सिंह सैनी का नाम हो जाता है। अब देखिए, जिस तरह से उनकी जो सरकार है वो अल्पमत में नजर आती है, 40-42 उनके पास विधायक दिखाई पड़ते हैं, जिसमें आप ये मानकर चलिए कि क्या वाकई में आने वाले दिनों में जो नायब सिंह सैनी है वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। क्योंकि अगर हरियाणा में लोकसभा के रिजल्ट अगर बीजेपी के पक्ष में नहीं आते तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। पार्टी के अंदर पहले ही कई दरार देखने को मिलती हैं। अनिल विज अपनी अलग कहानी कहते हुए नजर आते हैं, खट्टर का अपना अलग मामला दिखाई पड़ता है और नायब सिंह सैनी का गुट बिल्कुल इसमें अलग दिखाई पड़ता है। तो आप ये मानकर चलिए कि आने वाले 2-3 महीने के बाद जब हरियाणा में चुनाव होंगे तो वहाँ पर बीजेपी मुश्किलों में दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि गुटबाजी बीजेपी के अंदर बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ती है। और साथ में हरियाणा में जो लोकसभा चुनाव के जब रिजल्ट निकल कर सामने आएंगे, अगर वो रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में नहीं आए दिनेश, तो ये मानकर चलिए कि यहाँ से बीजेपी के लिए और ज्यादा मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आने वाली है। अमन जी, आखिरी सवाल रहेगा, 45 विधायकों का समर्थन कहीं ना कहीं विपक्ष के पास मौजूद है, तो क्या हरियाणा में नायब सिंह सैनी के सामने फ्लोर टेस्ट की मांग विपक्ष करता नजर आ सकता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी को शायद अब समझ में आ रहा है कि अगर सरकार बनाने से बेहतर है कि अगर हम 3 महीने या 2 महीने जो भी वक्त मिलता है हम सरकार बनाएं, उससे बेहतर है कि जमीनी स्तर पर काम किया जाए, लोगों को भरोसे में लिया जाए, ताकि आने वाला चुनाव जो है वो हम बेहतर तरीके से चुनाव में लड़ते हुए नजर आए। और इसीलिए मुझे लगता है जो कांग्रेस पार्टी है वो भी खामोश है, कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन हाँ रणनीति बनाने को तैयार है कि अगर उनको मौका मिलेगा तो जाहिर बात है कि प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन अब वक्त बहुत कम है, तो ऐसे में ये भी एक तरीका हो सकता है कांग्रेस पार्टी का कि वो इस चीज़ को छोड़ और कांग्रेस जो सरकार बनाने को छोड़कर वो लोगों के पास जाएंगे और जो बीजेपी की तमाम सारी जो असफलताएं, खासकर किसान वाला मुद्दा है, वो लोगों के पास लेकर जाएंगे, तो शायद उनको फायदा मिलेगा। क्योंकि आपने देखा तमाम जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं जब जो किसानों के बीच पहुंचते हैं तो उनको विरोध का सामना करना पड़ता है। तो यही सब चीजों को लेकर कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच जाती है, जनता के बीच जाती है, तो उनको फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं फायदा मिलता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि उत्तर मध्य हरियाणा में एक बड़ा यहाँ पर तबका जो है किसानी से जुड़ा हुआ है, खेती से जुड़ा हुआ है। तमाम यहाँ पर राजनेता जो है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की कार्यशैली और इसके साथ साथ मनोहर लाल खट्टर के 9.5 साल के शासनकाल को याद करते हुए तमाम आरोप लगा रहे हैं कि किसानों की जो दुर्दशा हुई उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। लिहाजा लोकसभा चुनाव ही नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव में भी झटका देखने को मिल सकता है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि 4 जून को बार बार जो भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हरियाणा में एक बार फिर से शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, क्या वाकई में नायब सिंह सैनी की कुर्सी यहां से डगमगाती हुई नजर आएगी या फिर कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा खेल करती हुई नजर आएगी? फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।